हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। दिस इज चैप्टर नंबर 12 ऑफ योर मैथ्स पार्ट 2। तो हम लोग ये क्लास 12 का टॉपिक करने वाले हैं आज की क्लास में, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग कहाँ पे यूज करते हैं और एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमको हमेशा क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। राइट, वी ऑलवेज वांट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा, बट आपको एक चीज और पता होगी, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपने अच्छे से जाना भी होगा, वरना इसमें कॉमन सेंस भी है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस करने से नहीं मिलता। देयर आर सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट्स फॉर दिस, कि ऐसा नहीं कि इसका मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आपको इस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आप ना टेबल एंड चेयर का बिजनेस करते हैं, टेबल एंड चेयर इसका बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो अब आपका टेबल और चेयर का बिजनेस है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि आप ना टेबल जो है ना, एक टेबल को बेचने पे आपको प्रॉफिट होता है 250 रुपीज का। ठीक है, और एक चेयर को बेचने में आपको प्रॉफिट होता है 75 रुपीज का। ठीक है, तो जब आप क्या कहते हैं, तो अब क्या होएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि ये प्रॉफिट मिलता है आपको टेबल बेचने से, इतना प्रॉफिट मिलता है आपको चेयर बेचने से, तो अगर मैं आपसे एक इक्वेशन बनाता हूँ कि भाई प्रॉफिट की इक्वेशन बनाओ टेबल और चेयर की, तो आप कैसे देखोगे। आप पहले ये देखोगे कि अच्छा, एक टेबल से इतना बनता है, तो मान लीजिए आप एक्स टेबल बेच रहे हो और वाई चेयर बेच रहे हो, तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना होगा। 250 इंटू एक्स करोगे, ये जेड जो है ये प्रॉफिट का फंक्शन मान लीजिए, यहाँ पे ये प्रॉफिट का है। तो z क्या होगा आपका, 250 इंटू एक्स प्लस 75 इंटू वाई। राइट, तो ये हो गया आपका 250 इंटू एक्स एंड 75 इंटू वाई। राइट, अब ये चीज आ गई आपके पास। अब बेटा यहाँ पे क्या है, ये तो आपका एक फंक्शन बन गया है। अभी इसको सारी टेक्निकल चीजें बताऊंगा कि ये क्या क्या होता है। इसको एक्चुअली में हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी बताएंगे हम इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्यों बोलते हैं। ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि यही चीज है जो आपको मैक्सिमम करनी है। ठीक है, क्योंकि अब बिजनेसमैन क्या सोचेगा कि यार मैं कितनी टेबल बनाऊं या कितनी चेयर बनाऊं कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। लेकिन अब जनरली अगर आपके पास कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं हो, तो आप तो ये सोचोगे ना भाई, जितनी मैक्सिमम हो अनलिमिटेड चेयर बनाते ही जाओ, अनलिमिटेड टेबल बनाते जाओ, क्योंकि जितनी टेबल बनेगी जितनी चेयर बनेगी उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। बट रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होता तो सब अनलिमिटेड ही प्रोडक्शन कर रहे होते उसका। राइट, तो रियल लाइफ में क्या होता है, इन सब चीजों को लेके कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब रुकावटें होती है। तो वो रुकावटें क्या है, ये भी समझने की है। तो मैं पहले यहाँ पे एक मान के चलता हूँ कि उसके पास एक रुकावट है इन्वेस्टमेंट की। अब क्या है, अब बेटा वो टेबल और चेयर बनाएगा, तो उसको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। राइट, तो एक तो इन्वेस्टमेंट की मान लो सो कॉन्स्ट्रेंट है। अब वो जो बंदा है उसके पास ये है, क्लियर एक चीज है कि यार आ, उसके पास जो लिमिट है ना टेबल चेयर की, वो टोटल मतलब मैक्सिमम ना 50,000 रुपए लगा सकता है। ठीक है, 50,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी समझना है, उसको कॉस्ट कितनी पड़ती है एक टेबल को बनाने की। ध्यान रखना, कॉस्ट बोल रहा हूं मैं, मतलब उसको कितने रुपए पड़ते हैं टेबल बनाने में। तो मान लीजिए टेबल को जो कॉस्ट है ना टेबल की, मैं सीटी से दिखा रहा हूँ, मान लीजिए 2,500 रुपए लग रहे हैं उसके। और कॉस्ट फॉर चेयर, जो चेयर के लिए कॉस्ट है उसकी मान लो लग रही है 500। अब आप ये भी सोचना बेटा, 2,500 लगाता है वो, तब जाके तब जाके वो 250 रुपए कमाता है। ठीक है, और चेयर पे 500 रुपए लगाता है, तो जाके वो 75 रुपीज कमाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये प्रॉफिट है। ठीक है, यानी वो बेचता कितने की एक टेबल, 2500 तो वो लगा रहा है, 250 कमा रहा है, यानी कि 2750 की वो बेचता है। चलो वो एक अलग केस हो गया। अब बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की, उसके पास सिर्फ 50,000 है लगाने के लिए। तो एक चीज यहाँ पे बेटा ये आ गया, एक कॉन्स्ट्रेंट, मतलब ये ना रुकावट है उसके प्रोडक्शन में।
तो अगर वो कॉस्ट निकालेगा, अपनी कॉस्ट कैसे निकाल सकता है वो कॉस्ट निकालेगा कि एक टेबल की है एक्स कॉस्ट और वो एक्स प्रोड्यूस कर रहा है कॉस्ट, ठीक है। एक टेबल की कॉस्ट है 2500 और वो एक्स टेबल प्रोड्यूस कर रहा है, तो टेबल में इतनी कॉस्ट लगेगी, प्लस एक चेयर की कॉस्ट है 500 रुपीज मान लीजिए, और चेयर्स कितनी प्रोड्यूस कर रहा है वाई। तो क्या कहते हैं, ये होगी इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट। अब एक बात सोचिएगा, ये जो इन्वेस्टमेंट है मैक्सिमम 50,000 की है, यानी ये वाली जो कॉस्ट निकलेगी ना, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50,000, इतना ही हो सकता है। ये कॉन्स्ट्रेंट आ गया उसके बिजनेस में कि भाई वो इतनी इतने रुपए तक का ही कॉस्ट लगा सकता है। देख रहे हो, ये आ गया बेटा इसका फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट। सेकंड कॉन्स्ट्रेंट आ गया इसका स्टोरेज का। मान लो स्टोरेज का मतलब क्या हो गया कि भाई स्टोरेज का इसका मतलब ये हो गया कि जो भी वो टेबल और चेयर बनाएगा, ऑफ कोर्स उसको कहीं ना कहीं तो पहले स्टोर करनी पड़ेगी बेचने से पहले। तो स्टोर करने के लिए भी कुछ ना कुछ रुकावट आ गई, तो ये भी एक कॉन्स्ट्रेंट हो गया उसका, ठीक है। ये भी एक कॉन्स्ट्रेंट हो गया। अब वो जो स्टोरेज का कॉन्स्ट्रेंट है वो क्या होगा यहाँ पे समझना। मान लीजिए ऐसा है कि वो मैक्सिमम जो चीजें है ना 60 आइटम्स को स्टोर कर सकता है, चाहे वो चेयर हो चाहे वो टेबल, ठीक है। तो उसके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो टोटल 60 की है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अ टेबल और अ चेयर। यानी कि टोटल x प्लस वाई 60 से एक्सीड नहीं कर सकते। तो स्टोरेज की वजह से जो कांस्टेंट आया वो आया x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 60, यानी कि नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ, ये बेटा ये जो मैंने x लेट किया है ना, ये नंबर ऑफ टेबल को लेट किया है, और यहाँ पे ये नंबर ऑफ चेयर को, ध्यान रखना। तो इन दोनों का सम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60, ऊपर उसके ऊपर जा ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या है इसका एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ये प्रॉफिट की इक्वेशन हो गई, ये हो गया कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। ध्यान रखना, कांस्टेंट में हमेशा इनइक्वालिटीज के साइन लगते हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्लियर कट इक्वल्स टू का साइन लगेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब क्या होता है क्वेश्चन के अंदर ना, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स आपको अपने आप भी लेने पड़ते हैं जो कॉमन सेंस होती है। और वो कॉमन सेंस क्या है, ये है कि आपकी जो नंबर ऑफ चेयर्स है बेटा ये नेगेटिव में तो जा नहीं सकती है, और नंबर ऑफ क्या कहते हैं टेबल है ये भी नेगेटिव में नहीं जा सकती है। यानी कि नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ टेबल शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन जीरो। या तो ये हो सकता है कि आप एक भी प्रोड्यूस मत करो टेबल, ठीक है, या चेयर एक भी प्रोड्यूस मत करो, लेकिन नेगेटिव तो नहीं जा सकता नंबर, राइट। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये आपको पता है इसको, इसका नाम है नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं इसको। कि भाई ये प्रैक्टिकल चीज है, आप इसमें एक्स की नेगेटिव चेयर्स तो कर ही नहीं सकते, ना ही नेगेटिव टेबल कर सकते। तो यहाँ पे बेटा आपको देखो कितने कॉन्स्ट्रेंट्स होगा, अगर सबका टोटल करोगे एक, ये दूसरा कॉन्स्ट्रेंट, ये तीसरा कॉन्स्ट्रेंट, ये चौथा कॉन्स्ट्रेंट, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। ये है आपका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, बिजनेसमैन को ये सब चीजें अपनी पता है, ठीक है। ये एक सिचुएशन है जो रियल लाइफ में आ सकती है किसी भी बिजनेसमैन के बिजनेस में। अब बिजनेसमैन का काम क्या है यहाँ पे, वो ये देखेगा यार मैं कितनी टेबल प्रोड्यूस करूं और कितनी चेयर प्रोड्यूस करूं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए या मैक्सिमाइज हो जाए। और प्रॉफिट की जो फंक्शन है वो है जेड, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो वो क्या करना चाहता है, इसको मैक्सिमाइज करना चाहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका रिवर्स सिनेरियो अगर आप देखोगे, मान लीजिए वो लॉस के बारे में बात कर रहा है, तो लॉस को तो हम हमेशा मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो वहां पे वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें क्या करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करना है। क्वेश्चन के अंदर ये चीजें गिवन होंगी, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट्स, कभी कभी कॉन्स्ट्रेंट्स छुपे हुए थे, हाइड होते हैं क्वेश्चन के अंदर, आपको खुद बनाने पड़ते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि आप उनको बना सकते हो अपने आप, ठीक है। तो ये कॉन्स्ट्रेंट्स की हेल्प से प्लस दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हेल्प से आपको क्या करना है, आपको सिंपली बनाना है इसका मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब वो बिजनेसमैन क्या करेगा, यहाँ पे करेगा लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज।
तो पता है क्या होएगा, यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग बनाने वाले हैं ग्राफ, राइट। यहाँ पे अभी हम लोग बनाएंगे ग्राफ। आई होप आप सबको लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफ बनाने पहले ही आते हो, उसका यहाँ पे मेजर यूज होने वाला है। तो अब देखिए, यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स बनाए हैं ना हमने, इसकी क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ शो करके थोड़ा सा, थोड़ा ग्राफ में यहाँ पे छोटा बनाऊंगा, बट आप समझ जाना। यहाँ पे इसका बनाएंगे वो लोग ग्राफ। तो ग्राफ में क्या करेंगे, इसको और इसको लाइंस को करेंगे प्लॉट एंड शेड, जैसा कि आप लीनियर इनइक्वालिटीज में करते थे। अभी यहाँ पे आपको याद भी आ जाएगा। देखिए ये जो इक्वेशन है काफी बड़ी है, इसमें क्या कहते हैं, अगर मैं 500 को कॉमन ले लूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगी इक्वेशन थोड़ी सिंपल, 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी, इज लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो ये बन जाएगी इतनी। अब आपका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको प्लॉट करना है। तो अब यहाँ पे ना मैं इसकी वो बना देता हूँ, ग्राफ को प्लॉट करना है आपको। आई होप आपको ये लाइंस को प्लॉट करना तो आता ही होगा, काफी सिंपल है। तो ये है 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, and this is again 10, 20, 30, 60। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप इसकी प्लॉटिंग कर लो, या आप पहले प्लॉटिंग आपकी मर्जी जैसे करना चाहो कर लो। मैं वैसे ही कर लेता हूँ इसको। y को अगर मैं 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू आती है यहाँ से 20। तो 20, 0 आ गया। 20, 0 जो मेरे को मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे पॉइंट। दूसरा एक बार मैं इसको 0 ले लेता हूँ, तो वो मिलेगा मेरे को 100। तो ये 100 है तो ऊपर जाएगा। प्लॉटिंग आप अपने एंड से जैसे करना करो। इसको मैंने प्लॉट किया, ये मेरे को पॉइंट्स मिल रहे हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दूंगा। एक सेकेंड, ये ऐसे हो रहा है, राइट। ये मतलब ऐसे लाइन बन जाएगी, कोई ऐसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपको शेडेड पार्ट देखना है जरा। देखिए यहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल्स टू। तो आई होप आपको याद होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ना 0, 0 पुट कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, इस साइड में कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ, इस लाइन के लेफ्ट साइड में मैंने ओरिजिन वाला पॉइंट लिया, और ये है 0, 0। ठीक है, ध्यान देना, मैं फिर से क्या कह रहा हूँ, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसके मैं लेफ्ट साइड में अपने, राइट में भी कोई भी पॉइंट ले सकते हो, एक ही बात है। मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड का पॉइंट लिया इसके लेफ्ट में, एंड 0, 0 पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है, 0, 0 को यहाँ पे पुट करना है, और ये देखना है क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट। तो आप देखोगे यहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करो, ये ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी आपकी 0। तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू, मतलब लेस देन में आ रहा है ना, लेस देन या फिर इक्वल। इक्वल तो नहीं आ रहा, बट लेस देन तो आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन हो गई ट्रू। बेटा जब भी ये कंडीशन ट्रू आती है ना ऐसे पॉइंट को कंसिडर करने में, तो आप हमेशा शेड करेंगे टूवर्ड्स दैट पॉइंट। यानी कि अब यहाँ पे जो शेडिंग होगी ना, वो शेडिंग जो होगी वो होगी आपकी टूवर्ड्स 0 की तरफ, राइट। तो देखो मैं शेड इसको ऐसे करूंगा, मतलब ये ऐसे शेड हो जाएगा इस साइड का। ठीक है, ये इधर की शेडिंग होगी, इसको पूरा कर लेना आप शेड। ठीक है, ये लेफ्ट साइड शेड। सिमिलर तरीके से मेरे को क्या करना है, दूसरे का भी ग्राफ बनाना है। ये जो दूसरे का ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, तो दिस इज क्वाइट सिंपल। आप एक यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, इसको यहाँ पे एक पॉइंट बना लो, एक पॉइंट बन जाएगा ये। आप अपने आप से बना लेना लाइन को ड्रॉ करके, राइट। तो ये हो गया आपका ये पॉइंट, एंड दिस इज योर लाइन ऑफ दिस। ठीक है, ये आपने इसकी लाइन बना दी, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें भी सेम चीज करनी है आपको। इसके लेफ्ट साइड में देख लो ये ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट को डाल के देखो, ओरिजिन ओरिजिन इज लेस देन 60 आपका आएगा। तो यानी ये वाली कंडीशन भी हो गई आपकी बिल्कुल ट्रू। तो अगर ये कंडीशन भी आपकी ट्रू हो गई, तो आप इसके भी लेफ्ट साइड का एरिया शेड करो। तो ये देखो, ये मैंने लेफ्ट साइड का एरिया इसका भी शेड कर देता हूँ, तो ये आ गया। अब आप यहाँ पे एक नोटिस करोगे, आगे ये लिखे हैं नॉन नेगेटिव कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब
x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोला है एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, ये जो है ना आपका शेडेड रीजन बेशक अनलिमिटेड इधर लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेकिन यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपका जो फाइनल शेडेड रीजन आया बेटा, वो आप देखोगे वो आया है सिर्फ ये। इसको मैंने थोड़ा डार्क शेड कर देता हूँ या दूसरे कलर से कर देता हूँ। फाइनल शेडेड रीजन आएगा आपका ये, जो कि इन चारों कॉन्स्ट्रेंट्स को फॉलो कर रहा है। कौन कौन सा हो गया ये आपके शेड रीजन? मैंने आपको बताया ये वाला कॉन्स्ट्रेंट को भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, राइट। अब बात आती है इसको बोलते क्या है। तो बेटा ये जो रीजन आता है ना, इसको हम बोलते हैं फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन का मतलब है यहाँ पे वो अपना इसके ये ना, इसके अंदर कोई भी अगर वो क्या कहते हैं, मान लो कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने 10, 20। तो 10, 20 भी बेटा अगर यहाँ पे वो पुट करे, मतलब 10x हो जाएगा ना, x की वैल्यू 10 मतलब चेयर हो गई, टेबल हो गई 10, एंड y की वैल्यू 20 मतलब y हो गई ये 20। तो ये एक फीजिबल रीजन है, फीजिबल रीजन, और या तो आप इसको फीजिबल सोल्यूशन भी बोल सकते हो इसके अंदर, क्योंकि इस रीजन के अंदर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, उस कोऑर्डिनेट को अगर आप इसमें पुट करते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसके, तो आप ध्यान रखना आपको एक फीजिबल सोल्यूशन मिलेगा, मतलब सोल्यूशन विच यू कैन अप्लाई। ठीक है, आप इनको अप्लाई कर सकते हो, राइट। लेकिन हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका किससे मिलता है? एक्स और वाई की वैल्यू से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है अब इसमें। हमें कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब बात आती है कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे जितनी भी लाइंस मैंने ड्रॉ करी है ना, वो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वो सारे पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं। तो वो पॉइंट कौन कौन से हो गए आपके? एक तो ये हो गया। अब आप इसको जब आप देखोगे ग्राफ के अंदर, तो ये आपको मिल जाएगा ग्राफ के अंदर कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। जैसे ये हो रहा है यहाँ पे 10, 50 पे, ये वाला। ठीक है, इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं आप, इसका मान लो नाम ए, इसका नाम मान लो ये इस वाले पॉइंट का बी, ये ओरिजिन को ओ से कर देते हैं डिनोट, एंड ये मान लो सी। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है A B O C, ये है आपका फीजिबल रीजन, और इसके अंदर के सारे पॉइंट्स आपको देंगे फीजिबल सॉल्यूशन। और इसके बाहर का जो है, इसको बोलेंगे, जो बाहर का सारा रीजन है ये नॉट फीजिबल रीजन है, यानी ठीक है आपका, ये जो है फीजिबल रीजन नहीं है, अनफीजिबल रीजन, इनफीजिबल बोलते हैं, इसके करेक्ट वर्ड है, ये बाहर का है इनफीजिबल, इनफीजिबल रीजन। मतलब ये आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, यहाँ तो आपको नुकसान होगा, या तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये इनफिजिबल रीजन है, अंदर का पर्पल वाला फीजिबल रीजन। अब आपको क्या करना है बेटा, एक टेबल बनानी है। हमेशा क्या करना है, टेबल बनानी है। उस टेबल के अंदर आपको ये सारे वर्टेक्स लिखने हैं, राइट। आपको क्या लिखना है? वर्टेक्स। तो यहाँ पे हेडिंग इसमें लिख सकते हो वर्टेक्स ऑफ फीजिबल रीजन। जो भी फीजिबल रीजन है आपका, उसके वर्टेक्स। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या निकले हैं, 4 वर्टेक्स निकले हैं। तो अगर ए बोलूंगा, ए निकला है 10, 50। ठीक है, फिर दूसरा निकला है बी, दैट इज 0, 60, ये वाले पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, 0, 60। फिर नेक्स्ट 0, 0, फिर लास्ट वाला निकला है आपका ये 20, 0, राइट। अब यहाँ पे पता है आपको क्या लिखना है? कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z। ठीक है, आपको z की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखनी है व्हेन यू टेक दिस कोऑर्डिनेट। जब आप 10 और 50 इसमें यूज करते हो, इसके अंदर आप पुट करो भाई, अब आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप 10 और 50 को यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी, यहाँ पे 50। तो आप देखना है आपको वैल्यू पता है कितने मिलेगी, ये मिलेगी आपको 6250 सॉल्व करने पे। जब आप 0, 60 करते हो, तो 0, 60 का मतलब पता है क्या हुआ? आप एक भी टेबल नहीं बना रहे, सारी की सारी चेयर बना रहे हो। ठीक है, तो सारी की सारी अगर आप चेयर बनाओगे, तो आपको देखो कितना मिलेगा, 4500। अब मान लो आप कुछ भी नहीं बना रहे, यार ये तो सिंपल सी बात है, अगर 0, 0 कुछ भी नहीं बना रहे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट आप 20, 0 बनाते हो, यानी सारी की सारी टेबल ही बना दी। ठीक है, ये आपको मिलेगा 5000। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे मैक्सिमम वैल्यू किसमें मिली है बेटा? आपको मिली है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, यानी
आप इसको मैक्सिमाइज कब करोगे? व्हेन नंबर ऑफ टेबल्स आप 10 प्रोड्यूस करो और चेयर्स को प्रोड्यूस करो 50। तो देख रहे हो आप, मैथमेटिकली किसी चीज को करना और सिर्फ जनरली ऐसे ही सोचते अगर आप, तो आप पता है उसको क्या बोलते दुकानदार को? अच्छा यार, स्टोर तो बराबर कर सकते हो, एक टेबल पे क्या कहते हैं, इसको फायदा मिल रहा है 250 रुपए का। तो नॉर्मल बंदा जो है, जिसने लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में आइडिया नहीं है, जो मतलब जो ज्यादा नहीं सोच रहा, तो कहेगा यार एक काम करते हैं, सारी की सारी टेबल प्रोड्यूस कर देते हैं, अपना क्या जा रहा है ना। तो सारी की सारी टेबल प्रोड्यूस कर देंगे तो एक टेबल पे 250 मिल रहा है, मैक्सिमम टेबल जितनी हो जाए। बट यहाँ पे दिमाग क्या था भाई, यहाँ पे रुका क्यों? ये टेबल क्यों नहीं करी इसने? क्योंकि बेटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कॉन्स्ट्रेंट था। तो आप खुद सोचो, अगर वो सारी की सारी टेबल प्रोड्यूस कर देता, एक टेबल पे लगता उसका 2,500 की इन्वेस्टमेंट, तो वो सिर्फ 20 ही टेबल कर पाता। आ रही है बात समझ में? चेयर एक भी नहीं हो पाती, सिर्फ 20 ही टेबल होती, और 20 टेबल होती तो एक टेबल पे 250 मिल रहा है, 20 टेबल पे 5,000 मिलते। ये है कॉमन सेंस। तो अब यहाँ पे 5,000, एक तो कमाने का ऑफर है उसके बाद। या अगर वो कहता अच्छा यार एक काम करते हैं, 500 रुपए ही लग रहे हैं चेयर पे, तो सारी चेयर ही प्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है, चाहे ज्यादा चेयर प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, अगर ये 75 इंटू 5 ये कर देगा, 75 इंटू 500, तब भी कोई फायदा नहीं होगा अगर वो 60 की 60 चेयर बना देगा। 60 की 60 चेयर अगर उसने बना दी तो उसको 4500 मिलेंगे। तो ये भी कोई बात नहीं हुई, राइट? तो अब हुआ क्या एक्चुअल में, हमने कॉन्स्ट्रेंट्स को कंसिडर करके एक ऐसी, क्या कहते हैं, ऑप्टिमम वैल्यू निकाली, नंबर ऑफ चेयर्स की एंड नंबर ऑफ टेबल की। तो उस ऑप्टिमम वैल्यू को हम बोलते हैं ऑप्टिमम सोल्यूशन, ठीक है। और ऑप्टिमम सोल्यूशन को यहाँ पे हमने क्या माना है, ये हमने मैक्सिमाइज किया है प्रॉफिट, और ये जो एक्स और वाई है ये आपके निकले हैं ऑप्टिमम सोल्यूशन। मतलब इन नंबर ऑफ चेयर्स और टेबल्स पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अब आप खुद सोचिए, अगर आप एज अ बिजनेसमैन सोचेंगे तो अब आप एक स्टेप आगे चले गए। मतलब अब आप रॉ चीजें नहीं कर रहे हो, आप एक प्रोग्रामिंग कर रहे हो। ये आप लीनियर प्रोग्रामिंग, इस चैप्टर का नाम ही इसीलिए है कि आपने क्या किया। और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, इसके बेटा प्रोग्राम्स भी बनते हैं। ये तो सिर्फ आप मैथमेटिकली पेपर पे कर रहे हो, बट कंप्यूटर साइंस वगैरह जो भी है आजकल हमारे पास, जितने भी सॉफ्टवेयर है, आप इनके प्रोग्राम्स भी बना सकते हो। तो उसमें अगर हम जस्ट एंटर करेंगे कुछ कुछ वैल्यूज जो भी हमें चाहिए, तो वो लीनियर प्रोग्रामिंग, जैसे ये इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, इसको चेंज कर दो तो ये ऑप्टिमम सोल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। सिंपल एज दैट, ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इस पे डिपेंड करती है। तो इस चैप्टर का नाम इसलिए पढ़ा है लीनियर प्रोग्रामिंग, राइट। और इसमें एक चीज और मैं लास्ट बताता हूँ आपको, कि बेटा ये जो रीजन है ना, इसको हम बोलते हैं बाउंडेड रीजन। बाउंडेड इसलिए बोला है क्योंकि इनके सारे कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से जो मैंने लाइंस बनाई हैं, इसका जो कॉमन एरिया आ रहा है वो ओपन नहीं है, वो बाउंड हो गया है, क्लोज हो गया है, एनक्लोज हो गया है। आपका फीजिबल रीजन एनक्लोज्ड है लाइंस के बीच में। लेकिन अगर मान लीजिए आपका क्या कहते हैं, लाइंस कुछ ऐसी बनती है, एक बनती है ऐसे लाइन, दूसरी लाइन बन जाती ऐसे, तो यहाँ पे आपका फीजिबल रीजन तो पता क्या होता है, यहाँ पे अनबाउंडेड आ जाता है। मान लो ये फीजिबल बीच का है, लेकिन ये कहीं क्लोज ही नहीं हो रहा। मान लो ये इस साइड से क्लोज हो गया, चलो ये मान ले यहाँ से क्लोज, लेकिन यहाँ से तो ओपन ही रह गया कंटिन्यूअस। तो ये होता है आपका अनबाउंडेड का केस। बट इन द सेशन 2020, ये जो आपका ये जो करंट सेशन चल रहा है आपका सीबीएसई बोर्ड का, दैट इज 2020 से 21, इसमें अनबाउंडेड वाला जो पार्ट है वो है आपका डिलीट कर दिया गया है, इसीलिए मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। हम सिर्फ बाउंड्री, क्या कहते हैं, बाउंडेड रीजन वाला केस ही कंसिडर करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो बच्चों अब इसी पे बेस्ड आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप कर सकते हो। सिर्फ बाउंडेड रीजन वाले करने हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस सेशन के बच्चों को, नेक्स्ट ईयर तो पूरा ही आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 अगर आप करेंगे अपनी बुक का, तो इसमें ना आपको क्या मिलेगा, दो पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। जैसे आप, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया, उसमें 4 पॉइंट निकाले थे ना, तो उसमें से एक में हाईएस्ट वैल्यू आई थी, लेकिन अब एग्जाम्पल 3 में क्या है, 2 पॉइंट पे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, दैट इज 15,15। आप रेफर कर सकते हो, आपका पेज नंबर 511 एनसीईआरटी पार्ट 2 का। तो 15,15 पे आ रहा है और 0,20 पे आ रहा है। तो इन दो पॉइंट्स पे जो सेम वैल्यू आ रही है 180 180। अब आप सोचोगे कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, हमें दोनों वैल्यू माननी है।
ये भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, ये भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो हम इसको पता है क्या बोलते हैं? जब ऐसा केस होता है, ये केस हो गया आपका मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे उसकी क्या कहते हैं प्रोड्यूसर की मर्ज़ी है, वो ये भी ऑप्शन अप्लाई कर सकता है, वो ये भी ऑप्शन अप्लाई कर सकता है। ठीक है? तो इसमें 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकले, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक ही हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना, हमेशा मैक्सिमाइज़ करने के लिए नहीं आएगा। मिनिमम के लिए भी आ सकता है कि मिनिमम लॉस कब होएगा या कुछ भी आ सकता है ऐसा, ठीक है? तो जब मिनिमम की बात होएगी तो आपको मिनिमम वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो ध्यान रखिएगा मिनिमम मैक्सिमम आप दोनों कंसीडर क्वेश्चन में अगर माँगा गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम यानी मिनिमाइज़ करो और मैक्सिमाइज़ करो, तो आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। मिनिमम वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम। अब एक गलती सब यहाँ पे ये करते हैं, आंसर में लिख देंगे, क्या कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। जी नहीं, आपको सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू नहीं लिखनी, मैक्सिमम वैल्यू किस x की वैल्यू पे आई है और किस y की वैल्यू पे आई है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मान लो x ये और दूसरी मैक्सिमम वैल्यू आपकी लिखनी है 15 x15 एंड y15 और जब मिनिमम वैल्यू की बात आएगी तो मिनिमम वैल्यू लिखनी है और किस पे आएगी मिनिमम वैल्यू x5 एंड y5। तो इसका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, आंसर में ऐसा नहीं कर बच्चे करते हैं सिर्फ ये वैल्यू लिख के आ गए, नहीं। आपको ये लिखना है कि किस पे आई है ये मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये हो गया आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। हाँ, तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जस्ट टाइप योगिक क्लासेस इन द सर्च बॉक्स ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, यू विल फाइंड आवर पेज। तो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग योगिक क्लासेस।